हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी कक्षा पे। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, जो कि आपके झारखंड के सभी एग्जामिनेशन के लिए और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भारत में जो नदियाँ हैं वो बेसिकली आपकी दो रूप में इसका वर्गीकरण किया जाता है। कौन कौन सा मैम? तो इसमें से एक होता है हिमालयी नदी तंत्र और एक होता है प्राद्वीपीय नदी तंत्र। क्या डिफरेंस है इनमें? तो एक पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या हिमालयी नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में। इसकी विशेषता क्या क्या होती है? तो देखिए ये जो है ना ये सदाबहार होती है, मतलब कि इसमें से ये आपका वर्ष भर प्रवाहित होती है। ठीक है, क्योंकि ये हिमालय से निकल रही है तो ये आपकी क्या होती है, वर्ष भर प्रवाहित होती है। हिमालय की हिमनदों से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय से होता है। हिमालय की हिमनद से इसका क्या उद्गम होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उद्गम से सागर तक ये जो लंबी धारा है ये बहती रहती है, ये ध्यान रखना है, हिमालय से लेकर के सागर तक। ठीक है, इसमें से तीन प्रमुख नदियां आप लोग देखेंगे, एक है सिंधु नदी, एक है गंगा नदी और एक है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसमें से पूर्ववर्ती नदियां जो भूगर्भीय परिवर्तनों के बावजूद अपना मूल मार्ग जो है वो बनाए रखती हैं, जैसे कि आपका सतलुज हो गया, कोसी हो गया, सिंधु हो गया, गंगा हो गया। ये जो है ये बहुत भूगर्भीय परिवर्तनों के बावजूद अपना जो मेन रास्ता है, मेन मार्ग है वो बनाए रखती हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, सतलुज, कोसी, सिंधु और गंगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, तो फिर प्राद्वीपीय नदी तंत्र किसे कहते हैं? अभी हमने हिमालयन नदी तंत्र देख लिया, अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, प्राद्वीपीय नदी तंत्र। ये बेसिकली कैसा होता है, ये मौसमी होता है, ये अल्पकालिक होता है। मतलब वर्षा के दिनों में तो इसमें खूब पानी रहेगा, ठीक है, लेकिन ये मानसूनी होती है। और वहां पे हमने क्या देखा था कि वो सदाबहार होती है, क्योंकि वो हिमालय से निकल रही है, ये ध्यान रखना है। ये जो है ये इसकी जो धाराएं होती हैं वो छोटी और उथली होती है, जबकि हमने हिमालय का क्या देखा था कि उससे जो नदियां निकलती हैं उसकी जो धाराएं होती हैं वो लंबी होती हैं अपेक्षाकृत प्राद्वीपीय नदी तंत्र के। ठीक है, मानसून पर ये आपकी निर्भर करती है। ठीक है, ये किस पर निर्भर करती है? मानसून पर। वो मानसून पर निर्भर नहीं करती है। उदाहरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा, ये सारी नदियां जो हैं ये इसके अंतर्गत आपकी आ जाएंगी। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा नदी। ठीक है, चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, तो हिमालयन रिवर सिस्टम में हम लोग देखते हैं सिंधु नदी के बारे में, फिर गंगा नदी, फिर ब्रह्मपुत्र। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद प्राद्वीपीय नदी तंत्र में हम लोग नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, इन सब के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं किसके बारे में, सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है मैम? तो इसकी टोटल लंबाई आप ध्यान रखिएगा कि 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। लेकिन भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी भारत में लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तिब्बत में इसका नाम क्या है? तिब्बत में इसका नाम क्या है? तो याद रखना है, सिंगी खंबन इनका तिब्बत में नाम है सिंधु नदी का। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सिंह का मुख। सिंह समझते होंगे आप लोग, सिंह का मुख इसका क्या होता है? अर्थ होता है। सिंधु नदी जो है ये निकलती कहाँ से है? तो याद रखिएगा कि ये आपकी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत का बोखर जो हिमनद जो है वहां से ये आपकी निकलती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो डेमचोक लेह, कहाँ पर? डेमचोक लेह नामक स्थान पर ये बेसिकली क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और आगे जाकर के ये फिर आपकी पाकिस्तान एंड देन ये फिर आगे जाकर के आपकी कहाँ पे, तो अरब सागर में मिल जाती है। किस में मिलती है? अरब सागर में मिल जाती है। और देखिए ये जब अरब सागर में मिलती है तो ये क्या करती है आपकी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा वो आगे बताते हैं, चलिए यहाँ पे वो पिक्चर के साथ बताएंगे आपको। बायां तट याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये इसमें से मिलती हैं। दाएं तट से श्योक, गिलगित और हुंजा जो है वो यहाँ पर आकर के मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। एक सेकंड, हाँ हाँ, तो ये हमने देख लिया। इसके पश्चात आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि सिंधु
नदी जो है इसका लंबाई आपको ध्यान रखना है, टोटल कितना है, भारत में कितना है, तिब्बत में इसका नाम क्या है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, भारत में ये कहाँ पर प्रवेश करती है, इसकी सहायक नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं, और बाएं तट की नदियां, दाएं तट की नदियां, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पे जाकर के मिल जाती है, तो अरब सागर में मिल जाती है। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं सिंधु जल संधि का। सिंधु जल संधि जो है ये कब हुआ था, तो 1960 में, 1960 ईस्वी में सिंधु जल संधि होता है। किसके किसके बीच होता है मैम, तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। किसके द्वारा इसकी मध्यस्थता की जाती है, तो विश्व बैंक की मध्यस्थता से होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें से होता क्या है इस संधि में, इस संधि में नियम था कि जो पश्चिमी नदियां हैं जैसे कि आपकी सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, इसका 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को जाएगा और 20% भारत के पास रहेगा। वहीं इसकी जो पूर्व नदियां हैं जैसे कि रावी, ब्यास, सतलुज, इसका 80% भारत के पास और 20% जो है वो पाकिस्तान के पास। लेकिन ये जो आपका संधि था 2025 में जब पहलगाम हमला हुआ था, तब आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि इसको क्या किया गया था, भारत द्वारा निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। इसको भारत द्वारा क्या कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, उसमें ऑपरेशन सिंदूर वगैरह जो है वो चल रहा था, ये आप लोगों को पता होगा। पहलगाम हमले के पश्चात जब बहुत सारा न्यूज आ रहा था कि हमने क्या किया है, पानी जो है वो रोक दिया है, ठीक है। तो ये क्लियर है आपका। ऐसे पहले क्या था कि 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा, किसका, सिंधु, झेलम और चिनाब का, और रावी, ब्यास, सतलुज का 80% भारत और 20% पाकिस्तान करेगा। पर हमने ये क्या किया, निलंबित कर दिया। आगे आइएगा, अब बात करते हैं दोआब। दोआब क्या होता है मैम, दोआब बेसिकली दो नदियों के बीच का जो भूमि होता है। मान लीजिए एक नदी इधर से आकर के मिल रही है, एक नदी इधर से आकर के मिल रही है, ये जो बीच वाला जो क्षेत्र होगा इसको क्या बोलेंगे, दोआब बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ दोआब देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे है सिंध सागर दोआब, इसमें से सिंधु और झेलम, इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों के बीच का, सिंधु और झेलम के बीच का जो है उसको क्या बोलते हैं, सिंध सागर दोआब बोलते हैं। वहीं झेलम और चिनाब के बीच का जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको जेच दोआब बोलते हैं, ठीक है। रावी और चिनाब के बीच का जो है उसको रखना दोआब बोलते हैं, ठीक है। वहीं ब्यास और रावी के बीच का जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको बारी दोआब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बारी दोआब बोलते हैं। वहीं सतलुज और ब्यास के बीच का जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको बीस्ट दोआब बोलते हैं। तो एक चीज ये वाला आप लोग जो है इसको ध्यान से प्लीज देख लीजिएगा कि कौन कौन से जो हैं दोआब हैं, है ना, कौन कौन से दोआब हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सिंधु और झेलम जो है ये सिंध सागर दोआब, इनके बीच में कौन सा है, तो सिंध सागर दोआब है। फिर कौन सा, जेच दोआब, किसके बीच में, झेलम और चिनाब के बीच में। चिनाब और रावी के बीच में कौन सा है, तो फिर क्या देखा हमने, देखिए ये यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, रचना दोआब होना चाहिए, ठीक है, रचना दोआब यहाँ पे आपका होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग ये वाला सही कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, रचना दोआब होना चाहिए, राइट, रखना नहीं था, रचना था, रचना दोआब, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा प्लीज। आगे आप लोग आइएगा, अगला हम लोग देखते हैं क्या, इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है उसके बारे में एक एक करके। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे झेलम के बारे में। झेलम जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो है, झेलम का उद्गम कहाँ से हो रहा है, झेलम का उद्गम हो रहा है आपका बेसिकली वेरीनाग, कहाँ से, वेरीनाग, जो कि कहाँ पर है आपका जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, ये ध्यान रखिएगा। वेरीनाग से इसका बेसिकली क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है। इसके तट पर एक स्थित शहर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा है, तो ये आपका श्रीनगर है, ठीक है, ये इसके तट पर स्थित है। और ये जो आपका झेलम नदी है यही जो है उलर झील का निर्माण करती है, किस झील का, उलर झील का निर्माण करती है, जो कि भारत की क्या है, सबसे, भारत की सबसे क्या है, तो याद रखिएगा मीठे पानी की झील है, क्या है, मीठे पानी की झील है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, उलर झील, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या है झेलम का, तो इसका प्राचीन नाम है वितस्ता। इसका कश्मीर में नाम क्या है, तो व्याथ इसका नाम है कश्मीर में। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा वेरीनाग, जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम होता है। इसकी विशेषता, तो श्रीनगर जो शहर आप लोग देख रहे हैं वो इसी के तट पर स्थित है ना। किस नदी के तट पर कौन शहर स्थित है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लास्ट में जरूर बताएंगे आपको हम। विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो युवा अवस्था में ये कैसी होती है, घुमावदार होती है, विषर्प होती है, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये वुलर झील जो कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, इसका ये क्या करती है, निर्माण करती है। उलर झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो याद रखिएगा आप लोग कि झेलम नदी के द्वारा बेसिकली किया जाता है। झेलम को कश्मीर में किस नाम से जानते हैं, व्याथ के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में
अगला हम लोग बात करेंगे चिनाब के बारे में। चिनाब जो है इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है अश्किनी। प्राचीन नाम इसका क्या है? तो याद रखिएगा, चिनाब का प्राचीन नाम है अश्किनी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो बारा लाचा ला दर्रा से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और ये बेसिकली चंद्र और भागा, ये दो नदियों के संगम से ये नदी जो है आपकी बनती है। ठीक है, चिनाब जो है वो भागा और चंद्र नदियों की संगम से बनती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उद्गम इसका बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि बारा लाचा ला दर्रा से इसका क्या होता है? उद्गम होता है ना? ये क्लियर है? यहां तक आपका क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और आपको ध्यान रखने वाला है कि ये सिंधु नदी की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है ना? ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पॉइंट भी आप लोग प्लीज याद रखिएगा इसके बारे में, चिनाब के बारे में। अब चलिए अगले पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अगले पे प्रश्न पे आते हैं, मतलब अगला जो नदी है हमारा उसके ऊपर आते हैं। आप लोग नोट्स बना लें, इसलिए हम साइड हट जा रहा है बीच बीच में। रावी और ब्यास नदी के बारे में देखिएगा आप लोग। रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो याद रखिएगा पुरुषनी। क्या नाम है इसका? पुरुषनी है। इसका उद्गम रोहितांग दर्रा, कहाँ से इसका उद्गम होता है? रोहितांग दर्रा से इसका उद्गम होता है। सीमा पार नदी भारत और पाकिस्तान में बेसिकली, हाँ इसको सीमा पार नदी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान दोनों में बेसिकली बह रही है, इसीलिए। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है इसका उद्गम रोहितांग दर्रा से होता है और ये आपका भारत पाकिस्तान दोनों में बह रही है, ये ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको अगला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या? ब्यास नदी। इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है विपाशा। क्या नाम है इसका प्राचीन? विपाशा है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम रोहतांग दर्रा। कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो याद रखिएगा आप लोग कि इसका भी उद्गम रोहतांग दर्रा से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये आपका। इसके बाद आप देखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो कि पाकिस्तान में प्रवेश ही नहीं करती है। ये किस में नहीं प्रवेश करती है? ये पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। कैसे नहीं करती है मैम? क्योंकि ये रोहतांग दर्रा से निकलती है और हरिके नामक स्थान जो है यहाँ पर ये क्या करती है? सतलुज में जाकर के मिल जाती है। किस में मिल जाती है? तो याद रखिएगा सतलुज में ये जाकर के मिल जाती है, जिस कारण से ये आपका कहाँ नहीं जाती है? तो पाकिस्तान में ये प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, ये कौन सी नदी की बात कर रहे थे हम लोग? ब्यास नदी की। तो हमने रावी देख लिया जिसका प्राचीन नाम पुरुषनी था। उद्गम कहाँ से? रोहतांग दर्रा से हो रहा था। इसको सीमा पार नदी कहते हैं। ये भारत और पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, दोनों में। ब्यास जो है ये बेसिकली इसका प्राचीन नाम क्या है? विपाशा है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो रोहतांग दर्रा से हुआ है। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो कि पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका संगम कहाँ पे होता है? तो हरिके पंजाब नामक स्थान पे, पंजाब जो आपका है वहाँ पे हरिके नामक स्थान पे सतलुज में ये मिल जाती है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? तो सतलुज के बारे में बात करेंगे। सतलुज जो है इसका कहाँ से उद्गम होता है? राइट, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम याद रखिएगा राक्षस ताल झील। कहाँ से? राक्षस ताल झील जो है मानसरोवर, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये आपकी जो है ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, ये क्या है? सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी जो है ये मानी जाती है। सबसे बड़ी हमने क्या देखा था? चिनाब है। और सबसे लंबी किसको कहा जा रहा है? तो फिर सतलुज को कहा जा रहा है। ठीक है, ये आपका, इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था सुतुद्री। क्या नाम था? सुतुद्री इसका क्या था? प्राचीन नाम था। तिब्बत में इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा लंगचेन खंबाव। क्या नाम है इसका? लंगचेन खंबाव इसका कहाँ पे नाम है? तो फिर तिब्बत में। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो देखा हमने राक्षस ताल झील मानसरोवर से इसका उद्गम होता है। ये भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो सिपकी ला दर्रा जो है वहां से ये क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। सतलुज भी आपने क्या किया? देख लिया। अब यहाँ पे आप एक मेन पॉइंट एक देखिएगा, 5 नदियों का संगम पंचनद। क्या है? 5 नदियों का संगम जो है पंचनद, इसके बारे में क्या होता है मैम? कौन कौन सी नदियों का संगम होता है इसमें? तो इसमें से देखिएगा आप झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, है ना, इनका संगम होता है। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये क्या कहलाती हैं? ये पंचनद कहलाती है। पंजाब में 5 नदियों का क्या होता है? मिलन होता है। इसको क्या बोला जाता है? पंचनद बोला जाता है, ये ध्यान रख रहना है ना। पंजाब में 5 नदियों का
संगम जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इसको क्या कहते हैं? पंचनद कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे अब हम लोग क्या देखेंगे? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे। एक बार आप लोग यहाँ पे फिर से अपना जो है देख लीजिएगा। क्या हमने बताया? हमने बताया कि हम लोग यहाँ पे नदियाँ दो तरीके से देखेंगे, एक हिमालयी नदी तंत्र और एक प्राद्वीपीय नदी तंत्र। इसमें सिंधु नदी तंत्र जो है इसके बारे में हमने देखा। फिर सिंधु जो है इसका जल संधि जो है 1960 का पाकिस्तान के साथ, वो हमने देखा। फिर दोआब क्या होता है वो हमने देखा, कौन कौन से दोआब हैं वो हमने देखा। एंड देन हमने एक एक करके सारी जो सहायक नदियां हैं जैसे कि झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, ये हमने देख लिया। ठीक है, पंचनद हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। तो गंगा नदी जो है इसकी टोटल लंबाई अगर आपसे पूछी जाए कि गंगा नदी जो है इसकी लंबाई क्या है, तो याद रखिएगा क्या बताना है? 25 बताइएगा। ठीक है, मतलब कि बेसिकली 2525 किलोमीटर। भारत की ये क्या है? सबसे लंबी नदी है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद, है ना, गोमुख, उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। ये कहाँ पे समाप्त हो जाती है? तो बंगाल की खाड़ी। कहाँ पे जाकर के मिल जाती है? याद रखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। राष्ट्रीय नदी इसको कब घोषित किया गया है? हमारी राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी है। इसको कब घोषित किया गया है राष्ट्रीय नदी? तो फिर इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। इसका फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है मैम? तो देखिए, भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ पे संगम होता है उसके पश्चात ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। कहाँ पर होता है संगम मैम? तो देवप्रयाग नामक स्थान पे बेसिकली होता है। उसके बाद ये क्या कहलाती है? तो ये आपकी गंगा कहलाती है। ये ध्यान रखना है आप सभी को। गंगा जो है, गंगा जल जो है उसमें से क्या पाया जाता है? उसमें से फिर जो है वो पाया जाता है, एक वायरस पाया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे आप बोतल में अगर गंगा जल को रखेंगे ना तो वो बहुत समय तक रह जाता है। ठीक है, वो कभी भी आपका जल्दी से बेसिकली खराब होता ही नहीं है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें से कौन सा पाया जाता है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। बैक्टीरियोफोज, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे संकटग्रस्त प्रजाति अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा सूसू डॉल्फिन जो है वो कहा जा रहा है कि क्या है? संकटग्रस्त प्रजाति है। बीच बीच में मैं चेक कर ले रही हूँ आवाज़ तो आ रही है ना, क्योंकि देखिए रिकॉर्डेड में डर लगता है कि आवाज़ रहे ना रहे। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? तो फिर गंगा के प्रवाह पथ के बारे में। देखिए, इसका उत्तराखंड से उद्गम, मतलब बेसिकली ये आपकी वहाँ पे संगम होता है, उत्तराखंड से निकलती है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में इसका सबसे लंबा प्रवाह है ना। सबसे लंबा प्रवाह कहाँ पे है इसका? तो फिर याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके पश्चात ये आपका बिहार है ना, कहाँ पे? बिहार जाती है। सबसे छोटा प्रवाह कहाँ पे है? झारखंड। क्यों? क्योंकि झारखंड में ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कहाँ से बह रही है? तो साहिबगंज से बह रही है ना, साहिबगंज से बह रही है। ये ध्यान रखना है। इसके पश्चात ये चली जाती है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल, जहाँ पे ये दो पार्ट में बेसिकली बट जाता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके निकट अगर शहर कौन कौन से हैं? तो कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, पटना है, कोलकाता है। ठीक है, ये सारे शहर जो हैं ये बसे हुए हैं इस नदी के किनारे। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पांच प्रयाग जो हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ गया तो। पांच प्रयाग कौन कौन से हैं देखिएगा ध्यान से। तो जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है, सबसे पहले यही होता है, अलकनंदा और धौली गंगा, उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? ये आपकी अलकनंदा है। ये मान लीजिएगा अलकनंदा है। अलकनंदा में इधर से आकर के कौन सी मिलती है? तो यहाँ पर धौली गंगा जो है ये आकर के मिलती है। धौली गंगा जो है ये आकर के मिलती है। धौली गंगा आकर के यहाँ पे मिलती है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका स्थान क्या कहलाएगा? ये स्थान कहलाएगा आपका विष्णु प्रयाग। इसके पश्चात आपका इसमें से अलकनंदा जो है, इसमें से और एक नदी आकर के मिलती है। इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी है। तो ये आपका ये स्थान क्या कहलाया? ये नंदाकिनी आकर के जहाँ पे मिलती है उसको नंद प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग कहते हैं। इसके पश्चात एक नदी और, कौन सा? पिंडार। कौन सा नदी आकर के इसमें मिलता है? तो पिंडार
पिंडार आकर के मिलता है। जहाँ पे पिंडार आकर के मिलता है उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उस स्थान को बेसिकली कहा जाता है आपका कर्णप्रयाग। क्या कहते हैं इस स्थान को? कर्णप्रयाग कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? नंद प्रयाग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको विष्णु प्रयाग कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। इसके पश्चात रुद्रप्रयाग, है ना, इसके पश्चात क्या हो जाएगा आपका? रुद्रप्रयाग जो है ऐसे आकर के मान लीजिए क्या मिला, ये मंदाकिनी नदी जो है वो आकर के मिली। कौन सी नदी मिली? तो फिर मंदाकिनी नदी जो है ये आकर के इसमें मिली। तो ये स्थान क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका रुद्रप्रयाग। और जहां पे आकर के इसमें क्या मिलती है, तो फिर जहां पर इसमें भगीरथी आकर के मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं हम लोग क्या? देवप्रयाग। तो ये हो गए आपके 5 प्रयाग, जहां पे आपका दिख रहा है ना, सारा क्लियर है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, विष्णु प्रयाग हो जाएगा अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थल। नंद प्रयाग हो जाएगा अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम स्थल। कर्ण प्रयाग हो जाएगा आपका अलकनंदा और पिंडार का संगम स्थल। रुद्र प्रयाग हो जाएगा आपका अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल। इसके पश्चात भगीरथी और अलकनंदा का जो संगम स्थल है, जहां पर आपका बेसिकली गंगा का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे आपकी गंगा नदी जो है वो बनती है। जब भगीरथी और अलकनंदा मिलती है आपस में तो क्या बनता है? इसके पश्चात ये आपका गंगा बेसिकली बनता है ना, ये ध्यान रखना है। तो अलकनंदा भगीरथी जहां पे मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं, ये पंच प्रयाग बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कि पश्चिम बंगाल में ये जो आपकी गंगा नदी है ये विभाजित हो जाती है 2 पार्ट में, ठीक है। गंगा मान लीजिए इधर से चलती हुई गंगा आई 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 यहाँ पे, कहाँ पे? तो फिर मुर्शिदाबाद नामक स्थान, जो कि कहाँ पर है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल में स्थान है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में बेसिकली ये क्या होता है? 2 भाग में बढ़ जाता है, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर। ये जो इधर की ओर आप यहाँ पे मान लेते हैं मुर्शिदाबाद है, यहाँ से 2 भागों में बट गया। यहाँ पे एक भाग जो है जो कि कहाँ पे चले गया? आपका बांग्लादेश की ओर चले गया, वो क्या कहलाया? वो कहलाया पद्मा। और जो स्थान आपका बेसिकली पश्चिम बंगाल में ही रहा, पश्चिम बंगाल से ही आगे की ओर गया, वो क्या कहलाया? वो भगीरथी हुगली कहलाता है ना, भगीरथी और हुगली कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये बात आपकी क्लियर है, या एनी डाउट किसी को तो वो भी बता सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भगीरथी हुगली कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल में रहा। और जो बांग्लादेश में एक पार्ट है वो क्या है? वो पद्मा है, ठीक है। ये 2 भाग में बेसिकली डिवाइड हो गई नदी, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या, यहाँ पे बेसिकली आपका जो पद्मा है जो कि आपका कहाँ पे है? तो बांग्लादेश में है। इसमें से आकर के जमुना जो कि बेसिकली हमारा ब्रह्मपुत्र है ना, इसको यहाँ पे बांग्लादेश के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। तो जमुना आकर के इसमें से मिलती है और ये फिर क्या बन जाती है? ये मेघना नदी का बेसिकली निर्माण करती है, ठीक है। ये आगे जा करके ध्यान रखना है कि सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है, इसका निर्माण करती है ना। सुंदरवन डेल्टा जो कि क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसका निर्माण करती है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि फरक्का समझौता हुआ था कब? 1996 में। किसके किसके बीच में हुआ था मैम? तो ये बेसिकली भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारा समझौता है, ठीक है, जो कि फरक्का बैराज जो है उस पर जल नियंत्रण को लेकर के ये समझौता किया गया था। कब किया गया था? 1996 में किया गया था। किसके मध्य हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। अब आगे आप लोग देखिएगा किस बारे में, तो आगे देखिएगा गंगा की सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों को झारखंड जीके का थ्योरी क्लास करना है देन आपकी कक्षा एप्लीकेशन पे झारखंड जीके फाउंडेशन बैच या क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को 30 डेज देने हैं उत्पाद सिपाही एग्जामिनेशन के लिए, तो फिर आप लोग ऐप पे जा करके वहाँ से दे सकते हैं। टेस्ट भी चल रहा है, बैचेस भी हैं वहाँ पे अवेलेबल, एंड इसका फ्री पीडीएफ जो है वो आपको ऐप पे ही फ्री मटेरियल का एक सेक्शन होगा वहाँ पे अपलोड कर दे रहे हैं हम, अभी कर देंगे तो आपको वो सुबह में मिल जाएगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किस बारे में? गंगा की सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं तो दाहिने तट के बारे में पहले देखते हैं। दाहिने तट में यहाँ पे आके मिलती है कौन सी नदी? तो यमुना मिलती है। यमुना जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है मैम? यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा इसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से इसका क्या होता है? तो फिर उद्गम होता है, ठीक है। इसका यमुना का उद्गम जो है ये कहाँ से हो रहा है? तो फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यमुनोत्री हिमनद से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ये कहाँ पर है मैम? तो ये बेसिकली उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में
इसका उद्गम होता है उत्तराखंड में, ठीक है। बंदरपूछ पहाड़ है शायद। इसके बाद लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई कितना है, 1370 किलोमीटर। कितना है यमुना का लंबाई, तो 1370 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके पश्चात इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो फिर इसमें से आपका चंबल नाम आ जाता है ना। चंबल सिंध आ जाएगा, सिंध आ जाएगा। चंबल जो है वो तो गंगा में जाकर के मिलती है ना, चंबल जो है वो कहाँ पर जाकर के मिलती है, तो वो आपकी गंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें से बेतवा और केन और टोंस, ये इसमें से आकर के मिलती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे आप लोग देखेंगे किसके बारे में, तो सोन नदी के बारे में। सोन नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो सोन नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, अमरकंटक पहाड़, है ना, पठार, अमरकंटक पठार, जो कि कहाँ पे पड़ता है, आपका एमपी में पड़ता है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये आपका गंगा में कहाँ पर आकर के मिलती है, तो पटना के पास, बेसिकली दानापुर के पास कहा जाता है कि ये आकर के पटना में मिलती है, ये ध्यान रखना है, पटना के ऊपर बेसिकली। सहायक इसकी कौन कौन सी है, तो रिहंद, उत्तरी कोयल, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। किसकी, तो सोन नदी की सहायक नदी क्या है, तो फिर उत्तरी कोयल जो है, झारखंड की उत्तरी कोयल इंपॉर्टेंट है, रिहंद। सोन नदी झारखंड की एकमात्र जो है कैसी नदी है, तो सदानीरा है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। इसके अलावा आपको पता है इसका उद्गम अमरकंटक पठार से हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया। और ये कहाँ पे जाकर के गंगा में मिल रही है, तो पटना के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब बात करते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है इसके बारे में आप देखिएगा कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है बेसिकली पलामू, झारखंड से इसका उद्गम होता है। कहाँ से, पलामू, झारखंड से इसका उद्गम होता है। ये इसका संगम कहाँ पे होता है, तो फतुहा के पास पटना में ये जाकर के आपकी गंगा नदी में मिल जाती है ना। कहाँ से मिलती है, किससे मिलती है, तो गंगा से ये जाकर के मिल जाती है। पुनपुन जो है झारखंड से इसका उद्गम होता है, ये जाकर के गंगा में मिलती है, ये ध्यान रखना है आपको, फतुहा के पास, है ना, फतुहा पटना। अब बात करते हैं हम लोग इसके बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में, ठीक है। बेसिकली बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं वो उत्तर से किधर की ओर बहती हैं, तो फिर दक्षिण की ओर बहती हैं, मतलब इधर ऐसे करके बहती हैं। अभी तक हमने ये जो पढ़ा ना, ये हमने कैसे पढ़ा, ये बेसिकली दक्षिण से इधर की ओर जाकर के बह रही है, क्योंकि झारखंड है तो झारखंड से होते हुए ये बेसिकली जा रही है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है बेसिकली फुलहर झील, है ना, फुलहर झील से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। किसका, तो फिर गोमती, जो कि कहाँ पे है मैम, फुलहर झील कहाँ पे है, बताइएगा जल्दी से आप लोग। तो फिर याद रखना है कि ये आपका यूपी में है, ठीक है। संगम इसका कहाँ पर होता है, साउंड तो आ रहा है ना, हाँ। संगम इसका कहाँ पर होता है, तो गाजीपुर कैथी में मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। गाजीपुर में जाकर के ये बेसिकली आपकी कैथी के पास बेसिकली ये किसमें मिलती है, गंगा में मिलती है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कैथी में मिलती है, गंगा में मिलती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, गाजीपुर में। इसके बाद घाघरा, घाघरा का अन्य नाम क्या है, तो इसको करनाली के नाम से जाना जाता है नेपाल में। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम होता है मापचाचुंगो हिमनद, जो कि तिब्बत में है, वहां से इसका उद्गम होता है घाघरा नदी का। संगम तो फिर इसका गंगा में जाकर के मिलती है, कहाँ पे, छपरा बिहार में ये जाकर के किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। उद्गम कहाँ से हुआ है, मापचाचुंगो हिमनद, तिब्बत में इसका उद्गम होता है। संगम कहाँ पे है, तो फिर छपरा बिहार में ये गंगा में जाकर के मिल जाती है। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या है, गंडक, है ना। गंडक के बारे में देखते हैं। गंडक में यहाँ पे कौन सा है, तो फिर गंडक नदी जो है इसका उद्गम होता है बेसिकली नेपाल से। कहाँ से इसका होता है, तो फिर नेपाल से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, ये ध्यान रखिएगा। नुबीन हिमनद जो है वहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है हिमालय से। इसके पश्चात ये गंडक जो है ये जाकर के किसमें, तो फिर गंगा में मिल जाती है। देन हम लोग देखेंगे कोसी जो है इसको क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं बिहार का शोक, क्योंकि इसके कारण ना बिहार में बहुत ज्यादा क्या होता था, बाढ़ आता था। ऐसे हम लोग पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर को। क्यों कहते हैं, क्योंकि दामोदर के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ आता था, तो इसको बार बार बाढ़ आने के कारण बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। इसके बाद इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका उद्गम बेसिकली नेपाल हिमालय से हुआ है। सुन कोशी, अरुण कोशी, तमुर के कोशी, ये सारी जो है मिलकर के, ठीक है, ये कोशी नदी का निर्माण करती हैं। इसका संगम कहाँ पे होता है गंगा नदी से, तो कटिहार जो है, कटिहार बिहार में ये क्या करती है, गंगा से मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। कटिहार बिहार में ये क्या होती है, गंगा से मिल जाती है। तो ये हमने देख लिया। रामगंगा जो है ये दुधातोली पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है, और ये आपका कहाँ पे जाकर के मिल जाती है, तो ये आपकी गंगा में जाकर के मिल जाती है। रामगंगा जो है ये किस में जाकर के मिलेगी, तो गंगा नदी में जाकर के मिल जाएगी। दुधातोली जो है वहां से
इसका क्या होता है, उद्गम होता है। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। इसकी जो टोटल लंबाई है ये कितनी है, तो 2900 किलोमीटर है। कितनी है इसकी टोटल लंबाई, 2900। देखिए सबका यहाँ पे लंबाई हम नहीं दिए जान के, क्योंकि आपके पास समय कम है, आप याद कर पाए ना कर पाए, तो यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है सबका वो हम दिए हैं, तो वो आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। ठीक है, कुल लंबाई इसकी कितनी है, 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 916 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है वो कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा चेमा चेमा युंगडुंग या फिर अंगसी हिमनद जो कि तिब्बत में है, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। ये हिमालय की क्या करती है, पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। और विभिन्न क्षेत्रों में ये किस किस नाम से जाना जाती है वो देखिएगा। तो तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, इसको यारलुंग तशांगपो इसको कहते हैं। अरुणाचल में इसको सियांग या दिहांग कहते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। ऐसे पूरे भारत में इसको क्या कहते हैं, तो फिर पूरे भारत में का आप ब्रह्मपुत्र जानते हैं हम लोग, लेकिन इसको अरुणाचल में ध्यान रखना है कि क्या कहते हैं, सियांग या दिहांग कहते हैं। और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, सियांग या दिहांग, है ना। यारलुंग कहाँ पे कहते हैं, यारलुंग तो फिर तिब्बत में कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ये क्लियर है, आगे देखिएगा आप सभी। आगे है इसकी सहायक नदियों के बारे में और कुछ विशेष बातें जो है वो। तो इसमें बाएं किनारे से आकर के कौन कौन सी मिलती हैं, तो लोहित, धनसिरी और दिबांग जो है वो इसमें से किधर, बाएं से आकर के मिलती हैं। और दाएं से आकर के कौन कौन सी मिलती हैं, तो कामेंग, मानस और तिस्ता, सुबनसिरी और संकोश, ये सब किधर से आकर के मिलती हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग, दाएं किनारे से आकर के इसमें मिलती हैं। किधर से, दाएं किनारे से आकर के। इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य, जैसे कि ये यूटर्न, ये नामचा बरवा तिब्बत में क्या करती हैं, बहुत ही तेज यूटर्न लेकर के क्या करती हैं, अरुणाचल में ये प्रवेश करती हैं। ठीक है, बहुत ही तेज यूटर्न जो है, इस तरह से यूटर्न लेकर के ये अरुणाचल में प्रवेश करती है, ये ध्यान रखना है। माजुली जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है ना। इसके अलावा ध्यान रखना है आप सभी को, उमानंद जो कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, दोनों ही आपका किससे संबंधित है, तो दोनों ही आपका ब्रह्मपुत्र से संबंधित है। ठीक है, वो आपका इसी नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। माजुली और उमानंद बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, दोनों ही, सबसे बड़ा भी और सबसे छोटा भी। डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जो है उसका निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये तो आपको पता होगा ही, है ना। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो है ये करती है, क्योंकि गंगा भी उधर से आकर के मिलती हैं, ये भी इधर से मिलती हैं, उसके बाद ये लोग डेल्टा का निर्माण करती हैं। राइट, अब हम लोग बात करते हैं बराक नदी और बेसिन डेल्टा। बराक नदी जो है इसका उद्गम होता है कहाँ से, तो फिर मणिपुर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या है, इसका नाम है सुरमा और कुशियारा। क्या नाम है इसका, सुरमा और कुशियारा इसका नाम है, कहां पर, तो फिर बांग्लादेश में। ठीक है, बाद में ये दोनों जब मिलती हैं तो मेघना नदी कहलाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पे बेसिकली इसमें से आपका पद्मा जो कि क्या है, गंगा जो है, और जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र जो है, ये भी नदियां जो है आकर के मिलती हैं, है ना। कौन सी, पद्मा जाकर के मिल रही है, इधर से आकर के क्या मिल रही है, तो फिर ब्रह्मपुत्र जो है वो आकर के इसमें से मिल रही है। और अंत में ये आपकी क्या कहलाती है, तो फिर याद रखना है मेघना जो है वो कहलाती है। ठीक है, बेसिन डेल्टा की बात करें, बेसिन डेल्टा की अगर हम लोग बात करेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ये बेसिकली ध्यान रखिएगा 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ है ना। 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री उत्तर से ये कहाँ तक है, तो याद रखिएगा 30 डिग्री उत्तर तक ये है आपका, है ना। इसका अगर विस्तार हम लोग बात करेंगे तो किस बारे में, तो फिर अक्षांश विस्तार की बात करते हैं, तो अक्षांश विस्तार ही हमेशा नॉर्थ में हम लोग देखते हैं ना। इसके पश्चात हम लोग अगर बात करेंगे कि इस पर प्रमुख पुल जो है वो कौन सा बना है, तो याद रखिएगा भूपेन हजारिका पुल जो है वो इसी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, लोहित नदी पर स्थित है। लोहित नदी पर बेसिकली ये जो आपका बना हुआ है, कौन सा, भूपेन हजारिका पुल, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये किसको जोड़ता है, असम और अरुणाचल प्रदेश को। क्लियर, क्लियर है यहां तक। इसको क्या कहते हैं, ढोला सदिया
पुल कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे प्राद्वीपीय नदियों के बारे में। अभी हमने क्या देखा, हिमालयी नदियों के बारे में देखा था हमने। अब हम लोग देखेंगे प्राद्वीपीय नदियों के बारे में। प्राद्वीपीय नदियां जो हैं ये बेसिकली दक्कन के पठार से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जाकर के ये क्या होती हैं, गिरती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्या देखा, सिंधु कहाँ पे जाकर के गिर रही है, तो फिर अरब सागर में। वहीं हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि जैसे कि हमने क्या देखा, और हमने देखा कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गंगा गिर रही है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नदी कहाँ पर जाकर के गिर रही है, कहाँ से उसका उद्गम हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो फिर मैंने बताया आपको ऊपर ही कि ये जो है ये कैसी होती है, मौसमी होती है, अस्थायी नदियां होती हैं, ये मानसून की वर्षा पर निर्भर होती हैं, और हिमालयी नदियों की तुलना में इनका मार्ग जो है वो कैसा होता है, तो फिर छोटा होता है। ठीक है, और ये हल्का ढलान वाले क्षेत्र में बेसिकली ये बह जाती है। क्लियर, आगे बात करेंगे हम लोग। प्रवाह की दिशा के आधार पर इसका वर्गीकरण जो है वो हम लोग किस प्रकार से करने वाले हैं। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हम लोग देखेंगे और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो दक्कन के पठार के प्राकृतिक झुकाव है ना, प्राकृतिक झुकाव, दक्कन का पठार जो है वो प्राकृतिक रूप से झुका हुआ है, जिस कारण से पश्चिम से पूर्व की ओर नदियां जो हैं वो बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये नदियां जो हैं गिर जाती हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैम पश्चिम बंगाल तो पश्चिम में, ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल किधर है, तो पूर्व में है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, ये ध्यान रखना है। डेल्टा क्या होता है अभी बता रहे हैं आपको। ठीक है, डेल्टा और एक होता है एस्टुरी, ये क्या होता है, दोनों, ये दोनों ही बताएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आपकी पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में दामोदर आपको पता है, स्वर्णरेखा आता है, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेन्नार, बैतरनी और ब्राह्मणी, ये सब आपकी जो है ये किधर की ओर, पूर्ववर्ती नदियां हैं, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। पश्चिमवर्ती नदियां जो है मैम वो कौन कौन सी हैं, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। जो पश्चिम की ओर बहेगी वो अरब में जाकर के, अरब सागर में जाकर के ये गिरेंगी। ठीक है, इसका मुहाना जो है वो क्या बनाता है, ये एस्टुरी बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी, ये क्या बनाएंगे, तो याद रखना है ये एस्टुरी का निर्माण करेंगे। क्या होता है मैम ये डेल्टा और एस्टुरी, ये तो बताइए। तो एक सेकंड, इसका कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिएगा, इससे आपको समझ में आएगा। देखिए जब नदियां जो है वो बहती हैं, जैसे कि इधर मान लीजिए बंगाल की खाड़ी की ओर जो गई, तो ये जो नदियां जाती हैं ना, तो ये क्या करती हैं, ये अपने साथ बहुत सारा जमाव लेकर के आती हैं, बहुत सारा अपने साथ क्या लेकर के आती हैं, तो फिर क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत सारा अपने साथ बहा करके लाती हैं, बालू वगैरह जो भी आप कह लीजिए वो बहा करके लाती हैं, जिस कारण से ये क्या होता है, जिस कारण से ये छोटे 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 पार्ट पार्ट में ये इस तरह से बट जाती है ना, इस तरह से बट जाती है, और इस तरह से ये अलग अलग पार्ट में क्या करती हैं, तो फिर प्रवेश करती हैं कहाँ पे, समुद्र में। खारा पानी, ये समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा पानी, याद रखिएगा। तो इसमें से बेसिकली ये क्या करती है, प्रवेश करती है। इसको क्या कहते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं, क्योंकि ये अपने साथ क्या करके लाई है, बहुत सारी इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जो नदियाँ होती हैं जो कि आपकी अरब सागर की ओर जाती हैं, वो क्या करती हैं, वो बेसिकली एस्ट्यूरी का निर्माण करती हैं। एस्ट्यूरी क्या होता है मैम, देखिए अरब सागर है तो इसमें पानी कैसा होगा, सागर का पानी खारा होता है, और जो हमारी नदियाँ हैं उनका पानी कैसा होता है, मीठा होता है। तो जब मीठा पानी जो है, जहाँ पे वो जो छोटा सा स्थान होता है जहाँ पे मीठा पानी जो है वो खारे पानी में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है एस्ट्यूरी। तो यहाँ पे अरब सागर की ओर जो जा रही हैं ये सारी जो है ये क्या निर्माण करती हैं, एस्ट्यूरी का निर्माण करती हैं, और वो क्या बनाती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा है ना, वो हो गया। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान ये बात रखना होगा कि जैसे कि ऐसे मान लीजिए यहाँ से नदी बहते हुए आ रहा था, नदी बहते हुए आ रहा था, ये क्या है, ये है समुद्र, ये आ रहा है, ये पानी कैसा होगा, ये एकदम से वो वाला पानी होगा, मीठा पानी है ना, और ये खारा पानी है। तो यहाँ पे एक छोटा सा इस प्रकार का घुमावदार इस तरह से ये बना लेंगी, जहाँ पे ये जो है ये क्या करेंगे, मिलेंगी, कौन से पानी में, खारे पानी में मिलेंगी। उस स्थान को क्या कहते हैं, एस्ट्री कहते हैं, जहाँ पे खारा पानी और मीठा पानी का संगम होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, तो फिर एस्ट्री कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, जो कि हम लोग ध्यान रखना है। और अधिकांश नदियां एस्ट्यूरी का निर्माण करती हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग फिलहाल क्या पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल हम लोग सारी ही किधर की ओर, तो पूर्ववर्ती नदियों के बारे में, जैसे कि दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेन्नार, बैतरणी, ब्राह्मणी, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस नदी के बारे में, दामोदर नदी के बारे में
देखते हैं। दामोदर नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो झारखंड का छोटा नागपुर पठार जो है वहां से इसका उद्गम होता है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। इसका टोटल लेंथ कितना है, 592 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। और झारखंड में कितना है, तो 290 किलोमीटर इसका क्या है, झारखंड में लेंथ है। ठीक है, इसका प्रवाह जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका प्रवाह होता है, पता है आप सभी को। ये किससे जाकर के मिलती है, तो ये हुगली नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है उससे जाकर के मिल जाती है। किससे, हुगली नदी या हुगली ही कह लीजिए, ये गंगा ही कह लीजिए, उसमें जाकर के ये आपकी मिल जाती है। इसका उपनाम क्या है, तो याद रखिएगा बंगाल की शोक इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके कारण बंगाल में बहुत बाढ़ आते हैं, इस कारण से इसको बंगाल का शोक कहते हैं। इसकी सहायक नदियों में बोकारो, बराकर, कोनार, भेड़ा, है ना, जमुनिया नदी, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियों में आती हैं दामोदर नदी की। तो दामोदर क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, स्वर्ण रेखा नदी। इसको क्या कहा जाता है, सोने की लकीर, सोने की रेखा, सोने की रेखा, सोन रेखा। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो झारखंड के रांची पठार, बेसिकली नगड़ी, कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो नगड़ी, रांची से इसका उद्गम होता है, रानी कुआं नामक स्थान से। रानी कुआं एक कुआं ही है, वहीं से इसका उद्गम होता है। विशेषता की बात करेंगे तो नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, है ना। क्या मान्यता है कि इस नदी के मतलब इस नदी के रेत में क्या पाए जाते हैं, सोने के जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं। इसका प्रवाह कहाँ पे होता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी कहा जाता है कि ये बहती है। ठीक है, नाम का अगर अर्थ पूछे कि इसका नाम का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा इसके नाम का अर्थ है सोने की लकीर, स्वर्ण रेखा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो फिर इसका अगर यहाँ पे सहायक नदी वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, बट आपको ध्यान रखना है कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। जैसे कि खरकई है, संजय है, राढ़ू है, जुमार है ना, ये सारी इसकी क्या है, तो फिर सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं हम लोग बैतरनी नदी। बैतरनी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ओडिशा जो है, उड़ीसा का गोनासिका जो कि गुप्त गंगा पहाड़ियां हैं वहां से इसकी क्या होती हैं, उद्गम होती हैं। अगला आप लोग देखिएगा यहाँ पे ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उड़ीसा के राउरकेला के पास। बेसिकली उद्गम क्या होगा, देखिए दक्षिणी कोयल, झारखंड की जो है, झारखंड की जो नदियां हैं, झारखंड की जो नदियां हैं वो आपको पता है, शंख जो है उसका उद्गम गुमला से होता है, इस तरह से वो जाता है, ये आपका छत्तीसगढ़ में बहता है, फिर इधर सिमडेगा में प्रवेश करता है, इस तरह से ये चले जाता है उड़ीसा की ओर। और इधर से आपका जो है रांची से उद्गम होता है दक्षिणी कोयल का, इधर की ओर ये बहती है, बहते हुए ये आती है और इधर से आपका आकर के, याद रखिएगा यहाँ पे नहीं मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती है, ये आकर के एक जगह पे मिलती है जिस स्थान को क्या कहते हैं, राउरकेला। ये स्थान क्या है, ये आपका बेसिकली उड़ीसा में स्थान है राउरकेला, राउरकेला नामक स्थान पे ये आपकी मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। बाद में फिर ये बैतरनी से मिलकर के डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कुछ बातें जो है वो देखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पूर्व नाम क्या था, तो व्हीलर द्वीप उसको कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता है, व्हीलर द्वीप, जो कि धामरा नदी यानी कि बैतरनी और ब्राह्मणी के संगम के मुहाने के पास स्थित है। ठीक है, कौन सा द्वीप है ये, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसका पुराना नाम क्या है, तो व्हीलर द्वीप इसका पुराना नाम था। इसके अलावा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ब्राह्मणी, बैतरनी और धामरा नदियों के डेल्टा में बेसिकली स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो भीतरकनिका जो है इस ये है ना। गहिर माथा समुद्री अभयारण्य की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभयारण्य है ये, जो कि ओलिव रिडले कछुओं का सबसे बड़ा घोंसला स्थल है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है रूसी कुलिया समुद्र तट, जो कि दूसरा सबसे बड़ा घोंसला स्थल है। क्या है, दूसरा सबसे बड़ा घोंसला स्थल है, ये यहीं पे है। अब आगे आप लोग बात करेंगे किसके बारे में, महानदी के बारे में। आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे महानदी के बारे में। चलिए ये दो समुद्री अभयारण्य आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, गहिरमाथा और ऋषि कुलिया, है ना। अगला प्रश्न पे आइएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्या, महानदी के बारे में। महानदी के बारे में देखते हैं। महानदी
इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई याद रखिएगा 900 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? 900 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। और ये आपका तीसरे सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी है, ये ध्यान रखना है। तीसरा सबसे बड़ा क्या है? प्रायद्वीपीय नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियाँ जो है वहां से इसका उद्गम होता है। ये आपका कहाँ कहाँ पे बहता है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका प्रवाह है। ये कहाँ पे जाकर के गिरती है? तो याद रखिएगा ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। बेसिन विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में इसका बेसिन जो है उसका विस्तार है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो फिर इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? एक बार आप लोग जल्दी से बताइएगा, इसकी सहायक नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? किसकी? तो फिर महानदी की सहायक नदियां, महानदी की सहायक नदियां। लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। महत्वपूर्ण आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट क्या है आपका? हीराकुंड बांध जो है वो बेसिकली उड़ीसा, कहाँ पर? उड़ीसा, जो कि भारत का क्या है? सबसे बड़ा बांध है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा बांध है, ये ध्यान रखिएगा। हीराकुंड बांध वो आपका महानदी, किस पर? महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है, ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, भारत का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बांध वगैरह भी पढ़ लेंगे। गोदावरी नदी की बात करते हैं तो दक्षिण भारत की ये क्या है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। क्या है? दक्षिण भारत की, याद रखना है, दक्षिण भारत की ये क्या है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी, है ना, गोदावरी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो त्र्यंबकेश्वर, कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से उसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। और इसका उपनाम क्या है? तो ये दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किसे? तो फिर गोदावरी नदी को जाना जाता है। इसका प्रवाह कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका प्रवाह है। अगर विशेषताओं की बात करेंगे तो हेवलाक ब्रिज, जो कि क्या है? हेवलाक ब्रिज जो है, जो कि पुराना है, अब यहाँ पे हेवलाक ब्रिज जो है इसको क्या कर दिया गया है? हिवलाक ब्रिज जो है इसको क्या कर दिया गया है? बताइएगा एक बार आप लोग। तो याद रखना है, हिवलाक ब्रिज जो है इस पर बेसिकली बनाया गया था, लेकिन इसको अब बंद कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? पुराना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। राइट, चलिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से उद्गम होता है, महाराष्ट्र होते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। हेवलाक ब्रिज है कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है, जो कि अब क्या हो चुका है? इसको बंद कर दिया गया है। गौतमी, शाखा, यानम, और ये आगे जाकर के किसमें? तो फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये आपकी गिर जाती है। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? तो अब हम लोगों को बात करना है कृष्णा नदी के बारे में। किसके बारे में बात करना है? कृष्णा नदी के बारे में हमें यहाँ पे अब बात करना है। चलिए देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी जो है इसकी लंबाई की बात करेंगे तो कितना है? 1400 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत का दूसरा सबसे लंबा, पहला हमने क्या देखा? तो पहला देखा गोदावरी, दूसरा सबसे लंबा क्या है? तो दक्षिणी भारत का दूसरा सबसे लंबी नदी है आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है बेसिकली महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका क्या है? प्रवाह है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा, मूसी, डिंडी, वारणा, येरला, दूधगंगा, कोयना, ये सारी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं हम लोग पेन्नार नदी के बारे में। पेन्नार नदी जो है ये बेसिकली कर्नाटक के नदी हिल से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो याद रखिएगा कि कर्नाटक के नंदी हिल, कहाँ से? नंदी हिल से इसका उद्गम होता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चिकबल्लापुर है, चिकबल्लापुर। अन्य नाम इसका क्या है? तो इसका अन्य नाम याद रखिएगा उत्तर पिनाकिनी। क्या है? उत्तर पिनाकिनी। आंध्र प्रदेश की स्वतंत्र बहने वाली ये क्या है? आपकी नदी है, ये ध्यान रखना है, पेन्नार नदी। कावेरी नदी के बारे में देखिएगा, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ठीक है, इसका उद्गम कर्नाटक के
कोडागु जिले की ब्रह्मागिरी पहाड़ियां। कहाँ से? ब्रह्मागिरी पहाड़ियां जो हैं कहाँ की? कर्नाटक के कोडागु जिले में पड़ती हैं ब्रह्मागिरी पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तक होता है। उपनाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण भारत की गंगा इसको कहा जाता है। तमिलनाडु में इसका नाम क्या है? तो तमिलनाडु में नाम इसका याद रखिएगा पोनी है। क्या नाम है इसका? तमिलनाडु में नाम पोनी है। इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। विशेषता की बात करें तो दक्षिण भारत की एकमात्र 12 मासी नदी है। ये क्या है आपकी? तो फिर दक्षिण भारत की एकमात्र 12 मासी नदी है, जिसमें से 12 मास जो है जल का ये होता है ना, जल होता है अच्छे से। यहाँ पे देखिएगा कावेरी डेल्टा, दक्षिण भारत का जो अन्न भंडार है उसका निर्माण कावेरी नदी करती है। कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है। दक्षिण भारत का क्या है? ये अन्न भंडार है। सहायक नदियां अगर हम लोग बात करेंगे, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो हेमावती, काबिनी, भवानी, शिमशा, अमरावती, ये सब क्या है? ये सब कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा वेगई नदी, वेगई नदी जो है ये भारत की सबसे क्या है? दक्षिणी नदी है। ये ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है? तो फिर वेगई नदी है भारत की सबसे दक्षिणी नदी। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को। अभी हमने क्या देखा था? पूर्व की ओर जो बह रही हैं नदियां, उनके बारे में हमने देखा था। अब हम लोग देखेंगे पश्चिम की ओर जो नदियां बह रही हैं उनके बारे में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ये मैंने आपको बताया ही। वहां पे जितना भी हमने देखा वो बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। ठीक है, ये अधिकांश नदियों का मुहाना जो है वो एस्चुरी बनाता है। एस्चुरी क्या होता है? जहाँ पे मीठा पानी खारा पानी से मिलता है, वहां पे एक छोटा सा स्थान बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे ये मिल रहा है ना, उस स्थान को क्या कहते हैं? एस्चुरी। मुख्य नदियां इसमें कौन कौन सी हैं? तो लूनी है, माही नदी है, नर्मदा है और ताप्ती नदी है। ठीक है, ये सारी इसकी क्या है? प्रमुख नदियां हैं। लूनी नदी के बारे में देखिएगा, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको लवणवाड़ी या फिर लवणवती नदी कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ से। कहाँ से? अजमेर से, नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह बेसिकली राजस्थान और गुजरात में है और गुजरात में कच्छ के रण में इसकी समाप्ति हो जाती है। अचानक ये गायब हो जाता है। जी हाँ, ये बात सच है। ठीक है, अंतरदेशीय नदी समुद्र तक ये पहुंचती ही नहीं है, देश में ही खत्म हो जा रही है, गायब हो जा रही है, कच्छ के रण में ही ये समाप्त हो जा रही है। कैसे हो जाती है मैम? क्योंकि देखिए ये जो है ना, क्या होता है? उच्च वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो उस कारण से कह सकते हैं आप, अचानक से उतना बड़ा कच्छ का रन है, कहाँ कोई नदी बह पाएगा उतना, है ना? तो वही बात है, कच्छ के रन में ये समाप्त हो जाता है। उच्च वाष्पीकरण के कारण इसका जो खारा पानी है ये होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उच्च वाष्पीकरण होता है तो पानी जो होता है वो क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो ये खारा पानी है। बाकी सभी नदियों में कैसा पानी होता है? तो उसमें याद रखना है आप सभी को, मीठा पानी होता है। खारा पानी समुद्र का होता है, लेकिन इसमें से कैसा पानी है? तो इसमें भी आपका खारा पानी है। भारत की प्रमुख खारे पानी वाली झील है, ये ध्यान रखना है आप सभी को, लूनी नदी, है ना? लूनी नदी, लूनी झील। अगला आप बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? माही नदी। माही नदी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा जो आपके पूरे भारत में 8 राज्यों से गुजरती है उसको 2 बार पार करती है ये। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो विंध्य पर्वत एमपी से इसका उद्गम होता है, मध्य प्रदेश से। इसका प्रवाह कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान से फिर गुजरात, है ना? पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर गुजरात। गिरती कहाँ पे है? तो ये खंभात की खाड़ी, बेसिकली अरब सागर की जो शाखा है उसमें से जा करके गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। इसकी विशेषता, ये कर्क रेखा को क्या करती है? तो 2 बार पार करती है कर्क रेखा को। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार ये क्या करती है? पार करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो पश्चिम की ओर बहने वाली ये क्या है? ये सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो याद रखिएगा कि नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। 1312 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। इसका उद्गम जो है वो कहां से हुआ है? तो अमरकंटक पठार। कहां से? अमरकंटक पठार, एमपी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। इसका प्रवाह कहां पे है? तो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में इसका प्रवाह है। ये कहां पे जाकर के गिरती है? तो अरब सागर में जाकर के ये आपकी गिरती है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है, इनके बीच में भ्रंश घाटी में ये बेसिकली इस तरह से ये बहती है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो बंजर, तवा, शक्कर और हालोन, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में या तापी नदी के बारे में। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मुल्ताई, मुल्ताई जिला
बैतूल एमपी से इसका उद्गम होता है। 80% बेसिन जो है वो महाराष्ट्र में है इसका, ये ध्यान रखना है। और इसका प्रवाह कहाँ पे होता है, तो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। देखिए ये जो आपका बेसिन है ये जरूर याद रखिएगा कि इसका 80% महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पे गिरती है, तो ये जाकर के आपकी अरब सागर में गिरती है। एमपी, देन महाराष्ट्र, देन गुजरात, ठीक है, एंड देन अरब सागर। विशेषता तो नर्मदा के समान दरार यानी कि रिफ्ट घाटी में ये क्या करती है, बहती है ना, रिफ्ट वैली में ये बेसिकली बहती है। सूरत शहर जो है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। तापी नदी के तट पर सूरत शहर आपका स्थित है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां अनेर, गोमाई, पूर्णा, बोरी, गिरना और अरुणावती, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आप लोग देखिएगा क्या है, यहाँ पे राज्यों के अनुसार अन्य प्रमुख नदियां दी गई हैं। जैसे कि गोवा की नदियां कौन कौन सी हैं देखिएगा, इसमें से जुआरी नदी है, ये क्या करती है, मुहाना बनाती है। मोर मुगाओ खाड़ी में अरब सागर से जाकर के ये क्या करती है, मिल जाती है। मांडवी नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका उपनाम क्या है, तो इसको गोवा का जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। गोवा का क्या कहते हैं, इसको जीवन रेखा कहते हैं। किस नदी को, मांडवी नदी को। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये मुहाना बनाती है और इसी के तट पर आपका पणजी जो है, पणजी आप लोग जो है सुने होंगे, पणजी कौन नहीं जानते होंगे, है ना। गोवा की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइएगा कमेंट में आप लोग। तो पणजी जो है इसी शहर के तट पर स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। केरल की नदियों के बारे में देखिएगा तो इसमें से भरतपुझा, जिसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है पोनानी नदी। अन्य नाम इसका क्या है, तो याद रखिएगा इसका अन्य नाम क्या है, पोनानी नदी, है ना। भरतपुझा जिसका अन्य नाम क्या है, पोनानी नदी है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके अलावा पेरियार, पेरियार जो है ये क्या है, ये केरल की जीवन रेखा कही जाती है ना। केरल की क्या कही जाती है, जीवन रेखा। केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पंबा, पंबा जो है वो वेम्बनाड झील में गिरती है, ये ध्यान रखिएगा। पंबा जो है वो कहाँ पे, तो वेम्बनाड झील में गिरती है, ये आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कर्नाटक की नदी जो है वो देखिएगा तो इसमें काली नदी, इसका अन्य नाम क्या है, कालिंदी है। शरावती जोग जलप्रपात इसी नदी पर है, शरावती पर। वाराही नदी कर्नाटक में है ना। कुंचिकल, कुंचिकल जो जलप्रपात है वो इसी के ऊपर बेसिकली बना हुआ है, वाराही नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो इसी पर, वाराही पर ही आपका बेसिकली बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। कुंचिकल जलप्रपात, कौन सा, कुंचिकल जलप्रपात। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट में क्या देख लेते हैं, तो फिर महत्वपूर्ण शहर और उनके तट पर बसे हुए कुछ नदियां, मतलब कि सॉरी मतलब महत्वपूर्ण नदियां और उनके तट पर बसे हुए शहरों को देखते हैं। बहुत थक गए ना, बहुत सारे क्लासेस हो गए, 6-7 क्लासेस हो गए दिन में, इसीलिए, ठीक है। देखिएगा, चलिए आई होप ये वीडियो आपको सुबह 8 बजे तक मिल जाए। बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ जो है, लखनऊ जो है इसका याद रखिएगा आप लोग। लखनऊ शहर जो है इसका आपका, ये आपका कौन से नदी के तट पर है, तो गोमती नदी के तट पर है लखनऊ। गंगा नदी के तट पर कौन सा है, तो कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये सब। यमुना नदी के तट पर कौन सा है, तो दिल्ली, आगरा, ये सब यमुना के तट पर है। नर्मदा के तट पर जबलपुर, साबरमती के तट पर अहमदाबाद, ताप्ती के तट पर सूरत, सरयू के तट पर अयोध्या, ब्रह्मपुत्र के तट पर क्या है, तो डिब्रूगढ़। अगर है छिपरा के तट पर उज्जैन, गोदावरी के तट पर नासिक शहर, कृष्णा के तट पर अमरावती या विजयवाड़ा, है ना। हुगली के तट पर कोलकाता, मूसी के तट पर हैदराबाद, चंबल के तट पर कोटा, ग्वालियर, धौलपुर, चंबल के तट पर, झेलम के तट पर श्रीनगर, सतलुज के तट पर क्या है, लुधियाना है। और स्वर्णरेखा के तट पर क्या है, तो याद रखिएगा जमशेदपुर है। स्वर्णरेखा के तट पर कौन सा शहर है, तो फिर याद रखना है कि जमशेदपुर जो है वो बेसिकली आपका स्वर्णरेखा के तट पर है। कृष्णा के तट पर मैंने आपको बता दिया है ना, कृष्णा के तट पर भी हमने क्या देख लिया यहाँ पे कि अमरावती, विजयवाड़ा, राइट। ये क्लियर है आपका, एक बार बता दीजिएगा सभी लोग। स्वर्णरेखा जमशेदपुर हो जाएगा, सतलुज लुधियाना हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के तट पर यहाँ पे आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए असम।
असम याद रख लीजिएगा, असम याद रख लीजिएगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी, जितनी भी इंपॉर्टेंट हो सकती थी वो मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही आप लोगों को आगे चल करके जितने भी टॉपिक्स हैं इंडियन जीके के, जितना हमसे हो पाएगा है ना आगे आने वाले कुछ दिनों में, वो हम करा देंगे। मतलब इतना तो करा ही देंगे कि अच्छा खासा आप स्कोर कर पाएँ, अगर मुझे समय मिला तो। नहीं मिला तो हम क्या करें बताइए। ये भी हम रात के, आप यकीन नहीं कीजिएगा, टाइम भी तो नहीं दिखा सकते हैं, कैसे दिखाएं, आप समझ जाइए, विश्वास कीजिए, ठीक है। तो बहुत देर रात में ये रिकॉर्ड हो रहा है, 2 बजे के आसपास। खैर चलिए, आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपकी कक्षा एप्लीकेशन पे जाकर के आप लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट जो है वो लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो आपका अवेलेबल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप आपकी कक्षा ऐप जो है उसका लिंक आपको पिन कमेंट में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा एंड देन वहाँ से जाकर के आप लोग क्रैश कोर्स झारखंड उत्पाद सिपाही का जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास का जो आपका PDF है वो इसमें भी आपका अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हिंदी का क्रैश कोर्स है, झारखंड जीके का क्रैश कोर्स है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का 30 डेज 30 टेस्ट स्टार्ट हो गया है, जिसमें झारखंड जीके के 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज के 40 MCQ रहने वाले हैं, जिसमें से इंडियन जीके होगा सारा। साइंस से आपका बेसिकली 20, जैसे एग्जाम में होता है वैसा ही क्वेश्चन सेट आपका किया गया है। मैथ से 10 MCQ इसमें से आपका रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा उत्पाद सिपाही पेपर 2 हिंदी की अगर बात करेंगे तो 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेगा। क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2, व्याकरण से सबके प्रश्न रहेंगे। 30 डेज 30 टेस्ट है। ये आपका टेस्ट जो है डेली एक एक आप लोगों को मिलता है, लाइव भी होता है एंड देन बाद में भी आप उसको रीअटेम्प्ट जितना बार चाहे कर सकते हैं। बट एक उसका टाइम होता है 1 बजे से 11 बजे तक एक अटेम्प्ट होता है। क्यों मैम? क्योंकि उस समय तक हम चाहते हैं कि एक बार हम आपका सबका क्या करें, रिजल्ट चेक कर लें कि कौन कितना स्कोर कर रहा है। उसके बाद फिर हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं, देन उसको क्या करते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर देते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम लोग इसके अलावा कि झारखंड कक्षपाल के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो लोग जाकर के एक एक 50 कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा एंड देन आप लोग जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड कक्षपाल का जो बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 2 हिंदी एंड झारखंड जी के। साइंस का जिनको टेस्ट लेना है वो आपकी कक्षा एप्लीकेशन पे जाकर के साइंस का भी टेस्ट जो है वो ले सकते हैं। और त्रिशूल बैच में आपको ये सारे बैचेस जो हैं वो मिल जाते हैं। तो त्रिशूल एक तरह से कह सकते हैं ऑल इन वन है। इसमें मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है, मॉक टेस्ट के अलावा जो भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे वो सब चीज़ इसमें से आपको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट जो है वो आपका छूटेगा, तो वो आप अलग से ले सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, जूम करके देख सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से। जो दिए हैं इसका नोट्स बना लीजिएगा खुद से थोड़ा सा, और PDF इसका जो है आपकी कक्षा ऐप पे फ्री मटेरियल सेक्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में। गुड नाइट एवरीवन, बाय, टेक केयर।